नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं सरफराज सैफी और मेरे साथ दो खास मेहमान यानी मेरे सहयोगी इस वक्त यहां पर मौजूद हैं, अर्चना सिंह और मनीष अवस्थी जी भी। लगातार हम 2022 में जो निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया उस पर चर्चा करेंगे और किन मुद्दों को लेकर, किन चीजों को लेकर ये जो बजट था वो खास रहा है वो भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। अब से कुछ देर पहले जब निर्मला सीतारमण ने इस बजट के जो भाषण था उसको खत्म किया तो उसमें कई चीजों पर बहुत जोर दिया था। डिजिटल क्रिप्टो करेंसी की बात करी जाए, डिजिटल एजुकेशन की बात की जाए या डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने की बात की जाए, सबसे ज्यादा बढ़ावा इस वक्त डिजिटल पे दिया गया है और हर किसी की नजर डिजिटल पर टिकी हुई है। मनीष जी, डिजिटल बजट यानी कि आज ये भी कहा गया था कि पेपरलेस बजट होगा, तो मुझे ऐसा लगता है उसकी सार्थकता पूरी होती दिखाई दे रही है जब डिजिटल पर सबसे ज़्यादा जोर। अगर आप मुझसे पूछते सरफराज भाई कि आपको ये बजट अगर एक शब्द में या एक वाक्य में इसे खत्म करना है तो कैसा लगा, तो मैं केवल यही कहूँगा, हालांकि अभी पूरे तौर पर इसका विश्लेषण नहीं हो पाया है, जो हमने सुना, जाना, भांपा, समझा, उसको मैं कहना चाहूँगा मोदी सरकार का मंगलवार के दिन आया ये बजट मंगलकारी बजट, ऐसा सरकार कहेगी। और बात करें डिजिटल की, आपने बात की क्रिप्टो करेंसी पर 30% टैक्स, 1% TDS और इसके साथ साथ वित्त मंत्री ने यह भी घोषित कर दिया, वित्त मंत्री ने घोषित कर दिया कि भारत की डिजिटल करेंसी आएगी, यानी कि अब डिजिटल युग में हमारा सारा कामकाज डिजिटल होने वाला है। इस संकेत साफ है। आगे बढ़ते हैं, बात किसान की। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए अर्चना 2,37 करोड़ रुपया किसानों के खातों में जाएगा। MSP के मद्देनजर, जो कि सबसे बड़ी मांग थी, जिसके कारण 13 महीनों तक आंदोलन चला। एक और छोटी बात, बेरोजगारी, 60 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात। मुझे ऐसा लगता है कि ये 3 ऐसे कदम हैं जो सरकार ने सबसे बड़ी चुनौती कोरोना काल में थी उसको एड्रेस करने का काम किया है। और इसके साथ साथ आखिर में मैं ये कहना चाहूंगा कि विश्लेषण अभी शाम तक और होगा। विपक्ष अपने अंदाज में कहेगा, GST कलेक्शन को लेकर कहेगा, लेकिन टैक्स एग्जम्पशन की बात जिसका जिक्र मैं और अर्चना सुबह कर रहे थे भाई सरफराज, उसमें सरकार ने हाथ लगाने से खुद को बचा लिया। बिल्कुल, महिलाओं का जिक्र हम यहां जरूर करना चाहेंगे क्योंकि हर बजट में महिलाओं को बड़ी उम्मीद होती है कि इस बजट में महिलाओं के लिए क्या खास रहने वाला है। अर्चना भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। अर्चना, आप भी चूंकि महिला हैं, घर के बजट को लगातार चलाती हैं, बनाती हैं, कुछ चीजों में तो आपको भी राहत मिली हो। बहुत सारी चीजें ऐसी नहीं हैं, क्योंकि टैक्स बेनिफिट की उम्मीद महिलाएं भी कर रही थी। उनको लग रहा था कि टैक्स स्लैब में भी उनको कहीं छूट मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिस तरह से मनीष जी ने कहा कि टैक्स से जुड़े जो चीजें थी उनमें सरकार ने हाथ लगाने से इनकार कर दिया। इसकी वजह ये भी है कि सरकार के पास इतना पैसा नहीं है और इसीलिए सरकार ने टैक्स में किसी भी तरह की राहत नहीं दी है। जो सबसे ज्यादा उम्मीद एक आम आदमी को होती है, जिससे सबसे ज्यादा इंतजार एक आम आदमी बजट में करता है, उसकी घोषणा नहीं की। लेकिन उसके अलावा अगर कहें तो ये बजट लोगों की उम्मीदों का बजट है। जिस तरह से मनीष जी ने भी कहा, ये डिजिटल बजट है, कह सकते हैं। 12 एजुकेशनल चैनल से 200 एजुकेशनल चैनल करे जाएंगे। क्रिप्टो करेंसी, साथ ही भारत की डिजिटल करेंसी यानी क्रिप्टो करेंसी वर्सेस अब इंडिया की जो अपनी डिजिटल करेंसी होगी वो सामने होगी। लीगलाइज किया गया क्रिप्टो करेंसी को। जो लोगों के मन में एक डर था कि कहीं ये बैन ना हो जाए, उनका पैसा डूब ना जाए, वो नहीं हुआ और इसको लीगल कर दिया गया है। किसानों को लेकर तमाम बातें की गई। सबसे महत्वपूर्ण है 60 लाख रोजगार की बात सरकार ने की है, लेकिन ये जिक्र नहीं किया कि ये रोजगार आखिर आएगा कहां से, इसका सृजन कहां से होगा, इसका जिक्र इसमें नहीं है। बिल्कुल, किसानों का भी हम जिक्र कर लेते हैं। किसान भाइयों के लिए तमाम तरह की योजनाएं, तमाम तरह के वादे सरकार लगातार करती रही है। मनीष जी, किसानों को आगे बढ़ाने के लिए, चूंकि जिस तरीके से कोविड काल के दौरान लगभग सभी धंधे बंद थे, सभी कारोबार बंद थे, लेकिन किसानी खेती एक ऐसा काम था जो लगातार चलता रहा। लगातार किसान भाई सड़कों पर भी थे और खेतों में भी थे। किसानों को आगे बढ़ाने के लिए नई नई स्कीम चलाई जा रही हैं और अब तो ड्रोन के जरिए जो कीटनाशक दवाइयां होती हैं उनको छिड़काने के लिए और तमाम तरह की जो तकनीकी है वो किसान भाइयों को दी जा रही है।
देखिए, आपने अगर वित्त मंत्री के भाषण की शुरुआत आज के आम बजट की अगर आपने सुनी, जो कि जाहिर सी बात है मैं देख रहा था, आप लगातार टीवी पर टकटकी लगाए देख रहे थे, सुन रहे थे और लिख भी रहे थे। मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा, वित्त मंत्री ने जो कहा, वित्त मंत्री ने कहा मोदी सरकार का ये आम बजट 25 साल की बुनियाद का मास्टर प्लान है। लेकिन मैं एक राजनीतिक का छात्र होने के नाते मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि ये अपने आप में 2024 के चुनाव के पहले का प्लान है, क्योंकि 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। जी हां, मोटा अनाज का मतलब सीधे किसान से, किसान के प्रति समर्पण, समर्पण के साथ संकल्प, किसान का उत्थान करना जो मोदी सरकार कहती रही है, वो इस बजट में साफ होता दिखाई दे रहा है। और बात रही दूसरी बात, खेती का सामान सस्ता होगा, इस बात का भी जिक्र कर सरकार ने ये कोशिश की है कि आज का जो हमारा बजट है, साल 2022-23 का जो वित्तीय वर्ष है, एक बार फिर से अपने दर्शकों को जो बजट की बड़ी बातें हैं वो लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जरा तस्वीरों के जरिए देखिए, ये स्पेशल ग्राफिक्स सिर्फ और सिर्फ न्यूज इंडिया के दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी बहुत उम्मीदें थी, लोगों को निराशा हाथ लगी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो क्रिप्टो करेंसी में इनकम टैक्स पर 30% टैक्स है, जो काफी दिनों से चल रहा था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कॉर्पोरेट टैक्स 18 से घटाकर 15% कर दिया गया है और इसमें सर्विस चार्ज भी कम किया गया है। इसके अलावा एनएसपी में 14% कर सकेंगे योगदान, ये भी इसमें एक बड़ा बदलाव किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 1 करोड़ की जगह अब 10 करोड़ पर कॉर्पोरेट टैक्स होगा। एक बड़ा फायदा हुआ है कॉर्पोरेट घरानों को, कॉर्पोरेट काम करने वालों को, ये बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। मनीष जी, पीएचडी चैंबर इस वक्त नमित त्यागी हमारे सहयोगी स्वयं हमारे साथ बड़े हुए हैं। नमित, आप पीएचडी चैंबर में इस वक्त मौजूद हैं, अगर कुछ लोग आपके साथ मौजूद हैं तो उनसे समझिए कि जो आज का बजट उन लोगों ने सुना, देखा, कैसा लगा? देखिए, बिल्कुल सरफराज जी, मेरे साथ खुद पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष प्रदीप मुल्तानी जी हैं। प्रदीप जी, बजट पेश हो गया है, आखिर किस तरीके से इस बजट को देखते हैं? क्योंकि सबसे बड़ी जो बात थी कि इनकम टैक्स में सरकार ने कोई राहत नहीं दी, इसके अलावा इस ऑल ओवर बजट को आप कैसे देखते हैं? नहीं, हम इस बजट को बहुत बढ़िया मानते हैं, क्योंकि जो इंडस्ट्री और जो ट्रेड हमारे चाहते थे कि भैया कहीं पे भी कुछ अदर स्टेबिलिटी ऑफ टैक्सेस रहें, और जो हमारी जो इच्छा थी, मेजॉरिटी जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, वो इस बजट ने उसको पूरा करा है। और हम अपने आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी को मुबारक देते हैं कि जिन्होंने बहुत ही एक प्रैग्मेटिक और बढ़िया बजट प्रेजेंट करा है। इन्होंने इस बजट में जो हमारे को जो बहुत बढ़िया लगा है कि इस यूनियन बजट में उन्होंने एक फाउंडेशन लिया करा है फॉर अमृतकाल, जो अगले 25 साल भारत को विजन जो है हमारी साल से 100 साल की हमारे जब हो जाएंगे हमारे देश के, तो उसका क्या एक विजन है वो पूरा उन्होंने लेआउट करा है। हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम को और तेज करा जाए, पूरा जाके जो ये जो कोविड में जो परेशानियां हुई हैं उसकी मतलब और परेशानियां कम रहें, उसके लिए भी इन्होंने पूरा प्लानिंग वगैरह इस बजट में दी है। पीएलआई स्कीम जो है, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, वो 14 सेक्टर में जो थी, फाइनेंस मिनिस्टर जी ने बताया कि उसका बहुत अच्छा रिस्पांस आया है और उससे जाके 6 मिलियन नई नौकरियां पैदा हुई हैं, और जो फाउंडेशन होगी अगले 25 साल के लिए। एक वो जो हमारा जो एमएसएमई को फाइनेंस का बड़ा तकलीफ होती है, तो हमारी एक अनुरोध थी कि जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम थी, जिसने 130 लाख एमएसएमईज को मदद करी थी इस मुश्किल के दिनों में, वो उन्होंने हमने भी अनुरोध करा था भाई, उसको उन्होंने 1 साल से और एक्सटेंड कर दिया है। साथ में जाके 50,000 करोड़ इसमें और उन्होंने बढ़ा दिया है, तो जो पहले था 5 लाख करोड़ से 50,000 करोड़ हो गया है। और ये जो गति शक्ति है, जो हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह को आगे लेके चलेगी, उसमें भी जाके उन्होंने बोला है कि भाई 7 किस्म के हमारे इंजन्स फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी स्टेट्स के बीच में उसको वो बढ़ोतरी देंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर में बजट ने जो इन्होंने बोला है कि जाके जो अनाउंसमेंट्स करी हैं, उससे रेलवेज, एयरपोर्ट्स, हाईवेज, ये सारे में बहुत ज़्यादा
बढ़िया काम होगा। सर, अगर हम बात करें डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए भी जो है सरकार ने नई घोषणाएं की है, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, जितना ज़्यादा डिजिटलाइजेशन होता है उतना इकॉनमी और तरक्की की तरफ बढ़ती है, तो उसका भी स्वागत है। मैं जो इसमें और कहना था आपको, क्योंकि सरकार ने जाके 25,000 किलोमीटर 22-23 में बनाने की योजना रखी है और 100 कार्गो टर्मिनल भी 3 साल में होंगे, जिससे हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट वगैरह बहुत कम होगा। अच्छा, बजट में जाके जो हमारे एग्रीकल्चर के जो हमारे भाई हैं उनके लिए केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग, प्रमोशन ऑफ किसान ड्रोन्स से क्रॉप जो असेसमेंट होती है उससे होगा, जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं उसका भी डिजिटाइजेशन होगा, स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्ट पेस्टिसाइड्स वगैरह उसके लिए भी प्रावधान किया है, और जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस डायरेक्ट पेमेंट ऑफ 2.37 लाख करोड़ टू व्हीट एंड पैडी फार्मर्स, वो उन्होंने ऐलान किया है। और डिजिटल यूनिवर्सिटी विद फोकस ऑन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूजिंग हब एंड स्पोक मोड, ये भी उन्होंने अनाउंस करा है। तो इसका सारे का स्वागत है। और 80 लाख घरों को 22-23 में बेनिफिशियरीज जो, तो उम्मीदों का जो बजट है उसको लेकर कॉरपोरेट घरानों में काफी ज्यादा खुशी है, क्योंकि कॉरपोरेट को एक बड़ा फायदा मिलेगा, कॉरपोरेट को एक बड़ा यहां पर फायदा होता दिखाई दे रहा है। और खासतौर से जो कॉरपोरेट लोग थे, जो कॉरपोरेट घरानों से ताल्लुक रखते हैं, बड़े बिजनेसमैन, उनको एक बड़ा फायदा हुआ है। अच्छा, एक चीज समझना चाहेंगे, जैसे महिलाओं का जिक्र हम कर रहे थे, महिलाओं को जिस तरह से उम्मीदें थी, कपड़ा सस्ता हो गया, ज्वेलरी सस्ती हो गई, घर के कुछ सामान भी सस्ते हुए हैं, और क्या कुछ हुआ वो भी जरा हमारे दर्शकों को समझाइए। बिल्कुल, हीरे की ज्वेलरी सस्ती हुई है। जो हीरा उद्योग है उसका लंबे समय से मांग थी कि कोरोना की वजह से उनके उद्योग पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है, तो जरूरी है कि उसके दाम कम किए जाएं ताकि लोग एक बार फिर से बाजार में आए, बाजार में पैसा आए। पैसे का फ्लो बाजार में बहुत जरूरी है और इसके लिए ये कदम उठाए गए हैं। इसके अलावा ये जो बजट है, ये डिजिटल बजट है, इसमें तमाम सारी ऐसी घोषणाएं की गई हैं जिसकी उम्मीद भी की जा रही थी, जो लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेगा। लेकिन 60 लाख नौकरियों की बात की गई है, साथ ही साथ ये भी कहा गया कि 30 लाख अतिरिक्त नौकरियां भी बनाई जाएंगी। ये किस तरह से होगा, ये बड़ा सवाल है। इसके अलावा 400 अगले 3 साल में 400 वंदे भारत ट्रेन चलाने की बात कही गई है सरकार की तरफ से, लेकिन इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कहां है रेलवे के पास? क्या इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है या ये सिर्फ एक घोषणा है? क्या वाकई ये धरातल पर उतर पाएगा? इन सब सवालों के जवाब शुभेंदु अवस्थी, बीजेपी के प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभेंदु जी, कुछ चीजें तो ऐसी है जो लोगों को समझ में आ रही, लेकिन कुछ घोषणाएं ऐसी हैं जो समझ में नहीं आ रही कि आखिर ये धरातल पर उतरेंगी कैसे। अर्चना जी, हम लोग कोई मुंगेरी लाल के सपने नहीं बजट में लाते हैं, जो हम कहते हैं वो करते हैं, और आपने पीछे भी देखा है। मैं तो यही कहूँगा कि 400 ट्रेनें भी चलेंगी और 30 लाख 60 लाख जो आप लोगों के सामने जॉब की बात कर रहे हैं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों ने तैयार कर दिया है। और आने वाले समय पर जिस तरीके से गति शक्ति योजनाओं के माध्यम से भारत का निर्माण हो रहा है, उसी तरीके से देश के अंदर बच्चों का निर्माण होगा, युवाओं को जॉब मिलेगी, एक नए भारत की ओर चलेगा, हमको ऐसा लगता है। अर्चना जी, अवस्थी जी, एक चीज समझना चाहूंगा, जो स्मॉल छोटे छोटे जो बिजनेस हमारे देश में जो लोग कर रहे हैं, नए उद्योग लगा रहे हैं, गांव में, शहर में, कस्बों में, जिलों में, देश में, उसको बढ़ाने के लिए बड़ी तरीके की योजनाएं आप लोगों ने बनाई है। देखिए, हमने सबसे पहले एक छोटी सी जो लोकल फॉर वोकल की बात कर रहे थे, या एक स्टेशन एक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, हमने 100 कार्गो स्टेशन डेवलप कर रहे हैं, जिससे कि लोकल प्रोडक्ट को हम लगातार जनता के बीच में, पब्लिक के बीच में सप्लाईज प्रॉपरली हो सके, और छोटी छोटी चीज़ों को आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत इतना बड़ा काम कर देंगे कि गांव के और शहर दोनों एक साथ विकसित होंगे। और हमको लगता है जो एक गैप्स है छोटे बिजनेसमैन और बड़े बिजनेसमैन के अंदर, जो पिछले 70 सालों में रहा है, अब जल्दी ठीक होगा और हमारा देश बहुत तेजी से विकास करेगा। शुभेंदु जी, मेरी सहयोगी अर्चना ने जो जिक्र किया कि 400 वंदे भारत, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है कहाँ 400 ट्रेन के लिए? और मुझे स्मरण आता है बुलेट ट्रेन का तो कोई जिक्र ही नहीं है। देखिए मनीष जी, मैं एक ही बात कहूँगा, 400 वंदे भारत
ट्रेनें अगले 3 साल में 2 साल में आपको चलती हुई मिलेंगी। आपको मालूम है कि पिछले 2-3 सालों में इस ट्रेनों का कितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है। 92% इलेक्ट्रिफिकेशन पूरे भारत में सभी स्टेशनों में कर दिया गया है और वंदे भारत की जो स्पीड है वो एक तरीके से बुलेट ट्रेन की आधी स्पीड है। अब देखिए, बुलेट ट्रेन को लाकर हम लोगों ने एक सिग्निफिकेंटली हम लोगों ने चलाने का कोशिश किया और उसके अंदर पूरा का पूरा जो ज़मीन अधिग्रहण है और वो सब प्रोसेस ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है। जापान के सहयोग से हम उसको भी बना रहे हैं। चलिए, मैं आपको शुभेंद्र जी रोकूंगा। हमारे सहयोगी गौरव ने हेमा मालिनी से बातचीत की है, सांसद है, क्या कुछ कहा वो सुना देते हैं। मोदी सरकार ने अपना बजट पेश कर दिया है और ये आत्मनिर्भर बजट कहा जाएगा क्योंकि इसमें तमाम लोगों की सुख सुविधाओं का ख्याल है वो रखा जा रहा है। हमारे साथ हेमा मालिनी है, बीजेपी की नेता है और मथुरा से सांसद हैं। मैम, आप इस बजट को किस तरीके से देखती हैं और आप बजट के दौरान मौजूद थी, क्या कहेंगी इस पे? बजट बहुत अच्छा है, सब वर्ग के लोगों के लिए मददगार है ये एंड आई थिंक पीपल आर ऑल वेरी हैप्पी हर किस्म से। इसके अलावा अगर बात करें मध्यम वर्गीय लोगों की, मिडिल क्लास लोगों की, तो उनके लिए किस तरीके से कारगर है ये बजट? हालांकि इनकम टैक्स के दायरे में कोई बदलाव नहीं किया गया, बहुत उम्मीदें थी लोगों को। मैं इतना ही कहूँगी कि बहुत अच्छा बजट है एंड देन इट विल बी वेरी यूज़फुल फॉर द इलेक्शन टाइम अभी जो है, इसमें बहुत ही यूज़फुल होगा। डिजिटल करेंसी भी भारत ला रहा है और ख़ास करके 12 डिजिटल स्कूलों के खोलने की बात की रही है। आपकी सरकार ने डिजिटल पे बहुत काम किया है। बहुत काम किया है, डिजिटल को बहुत बढ़ावा दिया है मोदी जी ने। सो डिजिटल स्कूल का भी जो बातें कर रहे थे वो सब बहुत ही फ़ायदेमंद होगा बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हेमा मालिनी जी ने साफ कहा कि सरकार ने अपना आत्मनिर्भर बजट जो है वो पेश किया है। खास करके मोदी सरकार के इस बजट की बात करें तो डिजिटल करेंसी को लेकर के इस बार ऐलान किया गया, ये बड़ा चर्चा का विषय है। और क्रिप्टो करेंसी पर जो कमाई होती थी उस पर 30% का जो अब टैक्स है वो भरना पड़ेगा। कैमरामैन सी कुमार भारद्वाज के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। तो सरकार की तरफ से रिएक्शन आने शुरू हो गए। हेमा मालिनी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का जो बजट था काफी ज्यादा अच्छा था और इसको और समझने की कोशिश करते हैं दिनेश अग्रवाल, अर्थशास्त्री, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश जी, इस बजट को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या इस बजट से आम लोगों को फायदा होने वाला है? जी जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपके एक बड़े चैनल के, नेशनल न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं और उसके बाद आपके इस बजट के बारे में अपनी ओपिनियन रखता हूं। हम एक अर्थशास्त्री हैं और देश की अर्थव्यवस्था को अच्छे से समझते हैं, इसलिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हमारा कोई लेना देना नहीं है और हम अपनी स्वतंत्र राय रखने के लिए, अपनी निष्पक्ष राय रखने के लिए स्वतंत्र हैं। इससे बढ़िया बजट इस देश में हो नहीं सकता था। इतने बड़े संकट के बाद, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने के बाद, मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने के बाद आपको एक नए पैसे का सरकार ने टैक्स नहीं लगाया है और उन्होंने टैक्सेस को रैशनलाइज किया है। जहां कोऑपरेटिव सोसाइटियों को 18% टैक्स लगता था और कंपनी को 15% लगता था, उन्होंने उसको 15% पे घटा के 15% तक लाए हैं। सरचार्जेस को घटा के लाए हैं। आपके किसानों के लिए 2.3 लाख करोड़ रुपए का MSP के लिए अलग आपको प्रोविजन किया है। इतनी बड़ी आपदा में इस तरह का बजट लाना केवल मोदी सरकार में ही संभव था, जो उन्होंने करके दिखाया है। आपकी जो GDP रेट उन्होंने 9% तक, 9.2% तक आपको इस वक्त एस्टिमेट की है। अब आने वाले समय में ये 9.2% बढ़ेगी, घटेगी, हो सकता है कई फैक्टरों पे ये निर्धारित करे कोरोना का आगे का सीजन क्या रहता है, कोरोना कितनी बार रिपीट होता है। लेकिन निश्चित रूप से एक कर्मठ, एक निष्पक्ष, एक ईमानदार सरकार ही ऐसा प्रयास कर सकती है। इसलिए देश के कुछ लोग इसकी जो इसको बोलते हैं कि जी सुन लीजिए दिनेश जी, मेरा सवाल आपसे, डू यू सी दिस बजट अ जनरल बजट, a pragmatic budget? Of course, 100%. It is not a general budget. It is a special budget in this situation. हिंदी आपको इस बजट को सिर्फ ऐसे नहीं देखना कि आपको पिछले 10 वर्षों से बजट आ रहे हैं, पिछले 7 वर्षों से मोदी सरकार के बजट आ रहे हैं, पिछले 60 सालों से बाकी सरकारों के बजट आ रहे हैं। नहीं, आपको इस परिप्रेक्ष्य में देखना है कि आपने किस तरह की परेशानियों का सामना किया है, देश किस तरह की परिस्थितियों से बाहर निकल के आ रहा है। उन परिस्थितियों में क्या किसी भी सरकार के लिए ऐसा बजट बनाना संभव था कि आपको एक नए पैसे की मारना पड़ी हो और आपने एक लेकिन लोग उम्मीद करते हैं टैक्स स्लैब में बदलाव की, टैक्स में छूट की, वो कहीं आम लोगों को
नहीं दी गई है, इसकी वजह क्या यही है कि पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था को जो नुकसान हुआ? आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हम हर बजट में आपको इनकम टैक्स की छूट भी बढ़ती है, आपकी डिडक्शंस की छूट भी बढ़ती है, लेकिन क्या आप एक संकट के समय एक ऐसी मान लीजिए आपके घर में कोई बीमार हुआ और आपकी इनकम का 80% 90% उसके ट्रीटमेंट में चला गया, क्या आप समझते हैं आप उस घर का रिनोवेशन कराएंगे? क्या आप समझते हैं आप विदेशी टूरों पर जाएंगे? तो आपको इस हालात को समझना होगा। ऐसे लेकिन दिनेश जी सबसे बड़ा सवाल तो यही है जो अर्चना भी कह रही है, मनीष भाई भी कह रहे थे कि जो आम लोग की उम्मीद होती है वो टैक्स पर ज्यादा टिकी होती है, कि जो आम लोग हैं, जो आम टैक्स दाता हैं, जिनकी आमदनी कम है, उनको टैक्स में छूट मिल जाता, लेकिन कॉर्पोरेट को ज्यादा छूट दी गई है। यानी आम लोगों को क्या इग्नोर किया गया है या कॉर्पोरेट को ज्यादा फायदा दिया गया है? जी, मैं आपकी बात को आपको दोबारा से समझाता हूं। जहां तक इंडिविजुअल टैक्सेशन का सवाल है, विश्व में भारत का इंडिविजुअल टैक्सेशन इस समय सबसे कम स्तर पर है, एक बात। दूसरी बात, कॉर्पोरेट टैक्सेस में जो आपने देखा कि हमने उनको कम नहीं किया है, रैशनलाइज किया है। कैसे रैशनलाइज किया है कि कॉर्पोरेट के अंदर पहले जो मैट कंपनियों पे 15% लग रहा था, वो कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज में 18.5% लग रहा था, उसको हमने ठीक किया है। जो सरचार्ज वहाँ पहले 12% लग रहा था, बाकी पर 7% लग रहा था, उसको ठीक किया है। दूसरी बात, क्या आपको इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं है, देश के लोगों को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं कि ये वो समय है जिस समय पे आपको टैक्स की रिबेट और लेने की अपेक्षा सरकार आपको और टैक्स ले सकती थी, लेकिन लोग परेशान है, लोगों की जेब में पैसा नहीं है। शुभेंदु जी, इस वक्त लोगों की उम्मीदें टैक्स स्लैब से और आयकर छूट से थी, जो सरकार की तरफ से नहीं दी गई, और कहा जा रहा है कि ये बजट जो है महिला, किसान और यूथ पर फोकस्ड है। अर्चना जी, आपको लगता है कि क्या हम 200-400 रुपए कम कर देते साल के और लोग खुश हो जाते? आज लोगों को यदि 60 लाख जॉब्स के लिए बात कही जा रही है, देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कही जा रही है, जो छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं उसके लिए बात कही जा रही है, ये किसके लिए कर रहे हैं हम लोग? हम यहाँ की जनता के लिए ही कह रहे हैं। और हमारा मानना है कि इस समय पर पूरे विश्व के अंदर जहाँ पर आम लोगों के ऊपर, जो आम पब्लिक थी उसके ऊपर जहाँ पे टैक्सेशन बढ़ाया गया है, भारत में अनचेंज किया गया है। इनफैक्ट कुछ जगह पर उसको रिलैक्सेशन दिया गया है। तो मेरा ये कहना है ये सबसे अच्छा बजट है। और फिर भी कुछ तो लोग कहेंगे और लोगों का काम कहना है। विपक्ष के ऊपर इशारा है आपका? हाँ, चलिए, विपक्ष का भी अब जब प्रतिक्रिया आएगी तो उसको भी सुनाएंगे। एक बार फिर से मुंबई का रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता शुभम इस वक्त मुंबई से जुड़ गए हैं। शुभम, मुंबई के लोग क्या कुछ कह रहे हैं इस वक्त? जी, इस वक्त हम मुंबई के जावेरी बाजार में मौजूद हैं, जो बाजार हमेशा सोने चांदी के लिए जाना जाता है, सबसे मशहूर बाजार माना जाता है पूरे एशिया का। यहाँ पर इस वक्त मेरे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं जो सुबह से अपनी निगाहें गड़ाकर बैठे थे कि आज मोदी सरकार की पिटारे से क्या निकलेगा। तो मतलब निर्मला सीतारमण जब बजट पेश करेंगी तो खासकर जो ज्वेलरी बाजार है उसके ऊपर क्या निकलेगा, खासकर टैक्स जो विशेषता उसमें जो कटौती की बात कही जा रही थी कि वो सरकार कर सकती है, लेकिन ऐसा होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। भाई साहब, ये बताइए कि आज बजट पेश हुआ, कुछ उम्मीदें थी जो सरकार पूरी नहीं कर पाई आप लोगों की। जावेरी बाजार की बात करें तो सरकार ने तो डायमंड की उसमें की है, लेकिन सोने चांदी उसमें नहीं किया है। हमारी काफी आशा थी निर्मला सीतारमण जी से कि कस्टम ड्यूटी में कटौती होगी, क्योंकि काफी गलत जगह पे ट्रेड जा रहा था। उस हिसाब से हमारी बहुत ऐसी इच्छा थी कि कस्टम ड्यूटी में कुछ कटौती हो, लेकिन हमें निराश किया गया है और आम आदमी को भी कुछ नहीं मिला है इस बजट में। जबकि जीएसटी कलेक्शंस रिकॉर्ड हाई पे आए हैं, फिर भी निर्मला सीतारमण जी ने आम आदमी के लिए कुछ प्रावधान नहीं किया है इस बजट में। तो कोरोना काल में उम्मीद था सरकार इस बार कुछ व्यापारियों के हिसाब से बजट ला सकती है, लेकिन ऐसा होते हुए दिखाई नहीं दिया। आप किस तरीके से बजट को पूरे ओवरऑल देखते हैं कि कोरोना काल में सरकार अपना चौथा बजट पेश करी, दूसरे कार्यकाल का 10वां बजट है मोदी सरकार? हमें कोरोना काल से इस हिसाब से मैं मिस्टर भरत कोठारी बोल रहा हूँ बॉम्बे से। मैं हमारे जो जौहरी बाजार, जो आज पूरा हिंदुस्तान का जो कैपिटल मार्केट है, तो आज हम ये चाहते थे कि जो आज रेवेन्यू है सबसे ज्यादा आज हमारे से ही मिल रहा है, तो हम कस्टम ड्यूटी या जीएसटी हम कम चाहते थे कि हमें आज 3% है और कस्टम ड्यूटी 12.5% है, तो हम क्या कस्टम ड्यूटी 10% चाहते थे और जीएसटी कम से कम 1.5% होए तो वो हम प्रावधान रखते थे। ये हमारी उम्मीद थी। टैक्स रेजिस्ट्रेशन की बात कही गई थी, टैक्स में राहत देने की बात कही थी, लेकिन ऐसा होते हुए दिखाई नहीं दिया। देखो, हम इंडिविजुअल टैक्सेशन की भी बात करते हैं और गोल्ड टैक्सेशन बात करते हैं, दोनों में किधर भी हम राहत की विचार कर रहे थे, पर इन्होंने दिया नहीं। तो पर देखा है कि 1 से 10 करोड़ के बीच में खाली जो है उसमें उन्होंने उसमें थोड़ा सा रिलीफ दिया है, बाकी किधर भी अपने को रिलीफ देखने आया नहीं है।
तो ये काफी निराश निशान। वापस लौटूंगा, आप नजर बनाए रखिए। हमारे पास अश्वनी राणा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप वॉइस ऑफ बैंकिंग के फाउंडर हैं। अश्वनी जी, आपसे समझना चाहूंगा कि इस बजट में निर्मला सीतारमण जी ने बैंकिंग सेक्टर को क्या फायदे पहुंचाए हैं? ये अगर सीधा सीधा कहा जाए तो बैंकिंग सेक्टर को जो कुछ मदद मिलनी चाहिए थी, ऐसा सीधा कोई भी मदद इस बजट में बैंकिंग सेक्टर को नहीं मिली है। इतना जरूर हुआ है कि डिजिटलाइजेशन के ऊपर जोर है, कुछ गांव में कुछ पोस्ट ऑफिस को और डिजिटलाइज करके और लोगों तक ले जाने की जरूरत है, लेकिन बैंकों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, बैंकों में सपोर्ट के लिए उस प्रकार से कोई भी चीज सामने नहीं आई है। क्रिप्टो करेंसी को लेकर जो आरबीआई इस साल जो करेंसी अपना ई-रूपी लॉन्च करेगी, वो एक अच्छा स्टेप है। उससे कम से कम देश का पैसा देश में रहकर देश की अर्थव्यवस्था में लगेगा और बाकी जो अनऑथराइज्ड क्रिप्टो करेंसी चल रही है उस पर लगाम लगेगी, लोगों का भला होगा। लेकिन बहुत सारे सीनियर सिटीजन या डिपॉजिटर, उनकी बहुत आशाएं थी कि उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट को कुछ बढ़ावा मिलेगा या उनको कुछ टैक्स में रिबेट मिलेगी या जो 5 साल की एफडी है उसको कुछ मिलेगा। तो ऐसा अगर सीधा सीधा देखा जाए तो बैंकों के लिए या बैंकिंग के जो डिपॉजिटर है उनके लिए कोई बहुत बड़ी राहत इस बजट में नहीं है, ना ही कैपिटलाइजेशन के लिए, ना ही बैंकों के और सुधार के लिए इस बजट में कुछ भी दिया गया है। मेरा सवाल आपसे है, आमतौर पर हम लोग डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं, डबल इंजन की सरकार, लेकिन वित्त मंत्री ने कहा कि 7 इंजन का बजट है, ये इकोनॉमी को दौड़ाएगा। ये 7 इंजन जरा अगर आप समझाने की कोशिश करें तो मुझे ऐसा लगता है कि दर्शकों के लिए बड़ा लाभकारी होगा। नहीं, कौन से 7 इंजन है? सरकार कह रही है कि भाई कौन कौन से इंजन के थ्रू वो इसको बढ़ाएगी। मुझे लगता है कि इसमें जो निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, यानी जो भी इन्वेस्टमेंट है उसके लिए निजी क्षेत्र के ऊपर पीपीपी मॉडल के रूप में जो है वो बढ़ावा देने की बात कर रही है। तो सरकार के पास अपना जो है वो इतना पैसा नहीं है, इतना लगाने के लिए नहीं है, तो वो आज सरकार जो है निजी क्षेत्र पर और पीपीपी मॉडल के ऊपर जो है ज्यादा भरोसा कर रही है कि उनके द्वारा, और ऑलरेडी उन्होंने सिग्नल दिया है कि जिस प्रकार से एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट पिछले साल किया गया है, इस साल और भी बाकी पब्लिक सेक्टर को करके, यानी जो कुछ भी सरकार के पास आज एक। सुवेंद्र जी, ये 7 जो जिक्र मनीष भाई कर रहे हैं, आप ही समझा दीजिए, वो तो नहीं बता पाए राणा साहब। देखो, अभी तक जितने डिटेल्स आए हैं उसमें 7 इंजन डिटेल्स नहीं है, पर हमको ऐसा लग रहा है जो आत्मनिर्भर भारत की बात की जा रही है, जो पर्वतमाला की बात की जा रही है, जो ओवरऑल डेवलपमेंट्स की बात की जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बात की जा रही है और युवाओं के लिए नौकरी की बात की जा रही है, इसको जो बढ़ावा करने के लिए उन्होंने जो हमारे 7 मिनिस्ट्रीज़ का जो एक मॉडल पीछे भी बताया गया था कि सभी मिनिस्ट्रीज़ को मिलाकर एक गतिशक्ति मॉडल बनाया जाएगा, मेरे को लगता है वो उसके लिए कहना चाह रही थी। फिर भी अभी जब जो डिटेल आएगा तो उससे पता चलेगा। गौरव गुप्ता जी, वित्त मंत्री ने कहा इस बजट में अगले 25 साल का प्लान है। क्या ये आपको एक दूरदर्शी बजट नजर आ रहा है? आप टैक्स एक्सपर्ट हैं, इसीलिए लोग आपसे जानना चाहेंगे क्या वाकई भविष्य में उनके लिए अच्छी खबर भी छुपी है इस बजट में? यस मैम, इसमें अच्छी खबर छुपी हुई है। अगर ये दूरदर्शी बजट नहीं होता तो आज ही इसमें टैक्स रिलीफ मिलता काफ़ी हमें, लेकिन सरकार ने टैक्स कलेक्शन के ऊपर जोर दिया है। सरकार को इस वक्त टैक्स की ज़रूरत है और इसको इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना है काफ़ी। हमें अगर 5 लाख ट्रिलियन इकोनॉमिक पे जाना है 2025 तक, तो इसके लिए टैक्स के बेस की ज़रूरत सरकार को है। तो इसलिए ये दूरदर्शी बजट के हिसाब से ही इस बार कोई टैक्स का रिलीफ नहीं दिया गया और सरकार इसको अच्छी जगह इन्वेस्ट करके और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का पूरा करेगी। जी गौरव, लेकिन जहां तक बात की जाए 25 साल के मास्टर प्लान की, 25 साल के मास्टर प्लान का जिक्र हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अमृत वर्ष 75वीं आज़ादी की वर्षगांठ मनाई जा रही है और 25 साल यानी अब सीधा शताब्दी की ओर सरकार इस देश को ले जाना चाहती है और पूरे विकास के थ्रस्ट के साथ। यस सर, हमें लॉन्ग टर्म विजन की तरफ ही देखना पड़ेगा। कोविड के बाद अब जो हमने काफ़ी अच्छा कोविड के अंदर किया है,
और कोविड के बाद सरकार ने भी काफ़ी अच्छा, इतने सारे वैक्सीनेशन लगने के बाद भी हमारे ऊपर कोई भी एडिशनल बर्डन नहीं दी है। अब सरकार लॉन्ग टर्म विजन की तरफ जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की तरफ जा रही है, ताकि कि एक स्वर्णिम भारत की तरफ जा रही है कि 25 साल के बाद एक इंडिया सबसे टॉप कंट्री हो वर्ल्ड की। जी, हमारे साथ प्रोफेसर चिंतामणि मालवीय भी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के नेता हैं, पूर्व सांसद हैं। प्रोफेसर साहब, क्या आप समझा पाएंगे जो इस बजट में 7 इंजन का जिक्र किया गया है वो दरअसल चीजें क्या है? क्योंकि अभी तक तस्वीर साफ नहीं है, शायद डिटेल्स के बाद साफ हो, लेकिन क्या आप कुछ समझ पा रहे हैं? मालवीय साहब हमारे साथ नहीं है, उनसे हम बात से समझने की कोशिश करेंगे। मनीष भाई, जिस तरीके का हम जिक्र लगातार कर रहे हैं कि अभी ई एजुकेशन को बढ़ाने की बात की गई है, एजुकेशन को डिजिटल करने की बात की गई है, मुझे लगता है कि सरकार ने जिस तरीके से डिजिटल को आगे बढ़ाने की बात कही है उसमें कई बड़े फायदे आगे सोचकर देखे जा रहे हैं। देखिए, डिजिटल युग को देखते हुए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, और मुझे इसमें कोई शर्म भी महसूस नहीं हो रही कि अगर मौका मिलेगा तो मैं भी उस यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी बनना चाहूँगा। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर डिजिटल में इस समय जो जोर दिया जा रहा है उसका महत्व हमारे आगे आने वाली पीढ़ी के लिए कितना होगा। गौरव के साथ हमारे एक और मेहमान बैठे हुए हैं। गौरव, आपके बाजू जो मेहमान हैं, मेरा सवाल उनसे है, चार्टर्ड अकाउंटेंट आप हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे डिजिटल थ्रस्ट जो सरकार पूरे तौर पर इस पूरे बजट में झलक रहा है, दे रही है, क्या सरकार ये मान रही है कि फ्यूचर लाइज? आप देखिए, जो और अर्थव्यवस्था अपने आप मजबूत होगी, हर तरफ खुशहाली आएगी, विकास आएगी। इट इज अ वेरी गुड बजट फॉर अ कॉमन पर्सन। और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो गरीब है, जो युवा है, जो महिला है, उनको मजबूती के लिए बजट है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। दूसरी तरफ कहा गया है कि आत्मनिर्भर भारत को भी इसमें खास तौर पे तवज्जो दिया गया है। जी बिल्कुल, इसी समय एक बूस्टर शॉट जिसे मैं कह सकता हूँ वो मिला है, जिससे दी मैन्युफैक्चरिंग जो है, उत्पादन जो है वो हमारे भारत में ही होगा। हर चीज का प्रोडक्शन भारत में होगा, तो जो पैसा है भारत का वो भारत में ही रहेगा। और सबसे बड़ा मार्केट है आज भारत, ये भी आप ध्यान रखिए। तो दूसरे देशों को फायदा ना मिलकर भारत को फायदा मिलेगा। और उस कंपटीशन से जब आपका प्रोडक्ट इंप्रूव होगा तो वो उसका निर्यात भी होगा, और हमारा ही प्रोडक्ट बाहर दूसरे देशों में भी जाएगा। बहुत शानदार बजट है। थैंक यू। शानदार बजट है, ये कहते नजर आ रहे हैं बीजेपी के नेता पूर्व मंत्री प्रवीण सिंघल जी इस समय हमारे साथ हैं। आप भी सीए हैं, टैक्स एक्सपर्ट हैं। आप इस बजट को जो उम्मीदें थी सरकार से, क्या सिंघल साहब वो बजट पूरा है? मेरे हिसाब से बजट काफ़ी हद तक पूरा है। लोगों को हमेशा उम्मीद रहती है कि टैक्स ले में कुछ छूट मिले, लेकिन जो हमने 2 साल पिछले गुजारे हैं, उस 2 साल के अंदर हमारी गवर्नमेंट ने जिस तरह से फ्री वैक्सीनेशन, फ्री राशन डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो वो फंड कहाँ से आएगा? ये तो गनीमत है कि कोई नया टैक्स नहीं लगा, ये अपने आप में बड़ी राहत है। अब आगे आप देखिए कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट करना है, हमें डिफेंस को भी अपने मजबूत करना है, क्योंकि चाइना, पाकिस्तान सब जगह थ्रेट मिलती रहती हैं। अगर हम टैक्स में छूट देंगे तो फंड कहाँ से आएगा? यही मैं कहूँगा डिजिटल। प्रवीण जी, मेरा सवाल आपसे हेल्थ केयर सेक्टर, जी हाँ, कोरोना काल में एक ये ऐसा काल है जो आर्थिक संकट का काल है, उसमें आम बजट आया है, बड़ी चुनौती ये मानते हैं, लेकिन हेल्थ केयर सेक्टर को सरकार ने बहुत ज़्यादा नहीं छुआ। और बात करें तो डिसइन्वेस्टमेंट की बात की गई, एयर इंडिया का हवाला दिया गया, LIC का IPO आना। हम ये चाहेंगे कि आप दर्शकों की सुविधा के लिए समझाएं कि LIC के IPO का जिक्र कर वित्त मंत्री क्या कहना चाह रही थी। अब देखो, जो हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अपना क्या है, वो कहते हैं हम लोगों के लिए कर्मचारी है। अब सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है, और कृषि के क्षेत्र में कृषि से उत्पादन करने वाले सेक्टर को भी बहुत, इंडस्ट्रीज वगैरह, एग्रो इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ज़्यादा प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ जो बड़ी कंपनीज हैं उनके लिए भी सरलीकरण किया गया है, ताकि निवेश और लगे और जॉब ओरिएंटेड ग्रोथ हो। तो MSME हो, बड़ी कंपनीज हो, हमारा जो कोऑपरेटिव सेक्टर है उसको और अच्छा मजबूत करने के लिए, तो जहाँ जहाँ पर नौकरियाँ या जॉब्स मिलती हैं, रोजगार मिलता है, उन सब सेक्टर्स को मजबूत किया गया है। साथ ही साथ इसमें जो लेवल प्लेइंग ग्राउंड देने के लिए जो हमारे देश में वस्तुएं बनती हैं, उनके लिए जिन कंपोनेंट्स को आयात करने की आवश्यकता है, उन पर भी कर कम किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा डिफेंस इक्विपमेंट है, उसको बढ़ाने के लिए जो गवर्नमेंट पैसा खर्च करेगी, उसका 68%
हमारे जो इंडिजिनस प्रोडक्शन होगा उस पर लगाया जाएगा। तो अगर देखा जाए तो चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य पे तो है ही है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, MSME हो, हमारा ये उद्योग हो, हर क्षेत्र में, और खासतौर से महिलाओं के लिए भी जो 6 कंपोनेंट्स हैं, उन पोषण अभियान से लेकर और बाकी चीज़ें, जब स्वयं सहायता समूह और हमारे 2 लाख से ज़्यादा आंगनबाड़ियों को मॉडर्नाइज करके उनको एकदम सेल्फ इक्विप करना है। तो बहुत सारा प्रावधान किया गया। मैं समझती हूँ अगर गहराई से देखा जाए तो कोई सेक्टर छूटता नहीं है, और हम कर्मचारियों के लिए भी अच्छा प्रावधान किया गया है। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में प्रायोरिटी लाई गई है कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह स्टेट गवर्नमेंट्स भी 14% जो है वो जो उनके PF में जो डालेंगे। तो इस तरह से हर सेक्टर को तो आप सुन रहे थे रीता बहुगुणा जोशी को। लगातार वो एक के बाद एक रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं, लेकिन 2022 के बजट में क्रिप्टो करेंसी पर बड़ा जोर दिया गया है, और इतना ज्यादा जोर दिया गया है कि RBI ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए डिजिटल पर काम करेगी। सिंघल साहब, हमारे दर्शकों को जरा डिजिटल क्रिप्टो करेंसी के बारे में समझाइए, और जिस टैक्स की बात कर रहे थे, चूंकि लोगों के मन में बड़ी शंकाएं थी कि क्रिप्टो करेंसी का क्या होगा, कैसे होगा, पहले इसको नहीं माना जाता था, लेकिन अब तो सरकार ने भी मंजूरी दे दी है। काफ़ी लोग इसमें ट्रेडिंग कर रहे थे, डील कर रहे थे। उन लोगों के दिमाग में शंका थी कि इसका क्या होगा, अगर ये लीगलाइज नहीं हुआ तो उनको जो पैसा है वो कहीं ब्लॉक तो नहीं जाएगा या कहीं पैसा मारा तो नहीं जाएगा, क्योंकि जब कोई चीज़ लीगल होती है तो उसमें कहीं क्लेम भी नहीं कर सकते। तो एक तरह से एक स्टेप उठाया है टैक्स लगा के कि लीगलाइज करने के लिए, क्योंकि जब टैक्स हम दे रहे हैं तो इसका मतलब कि गवर्नमेंट ने मान लिया है कि क्रिप्टो करेंसी एक लीगलाइज वे में काम किया जाएगा। और जैसे अभी 2023 में डिजिटल रुपी भी लाया जा रहा है, वो भी इसी का एक पार्ट है कि जो हमारी इंडिया का पैसा इंडिया में रहे, कि जो हमारे इंडिया के लोग आउट ऑफ इंडिया जो क्रिप्टो करेंसी है उस पर डील कर रहे हैं, वो धीरे धीरे इंडिया करेंसी की तरफ, विजुअल करेंसी तरफ आए। तो ये एक तरह लीगलाइज करने का स्टेप है, नथिंग एल्स। दिनेश अग्रवाल जी, मेरा सवाल आपसे है, सरकार ने एक बात का जिक्र किया है कि आप अपने ITR में 2 साल की गलती को सुधार सकते हैं। 2 साल की आपकी गलती आप सुधार सकते हैं। इसको जरा आप विस्तार से समझाने की कोशिश करें। जी मनीष जी, मैं आपको समझाता हूँ। पहले क्या होता था, रिवाइज रिटर्न फाइल करने के लिए आपके पास एक लिमिटेड टाइम फ्रेम होता था, आप उसके अंदर अपनी रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते थे। अभी सरकार ने देखा कि ऐसे बहुत सारे केसेस आ रहे हैं जिनमें SSC से इनकम छूट गई, कोई गलती हो गई, टैक्स लायबिलिटी और बन रही थी, तो उस प्रोसेस में जाने के लिए SSC का बड़ा हरेसमेंट होता था और गवर्नमेंट ऑफिसर्स बहुत तंग करते थे। सरकार ने उसको लीगलाइज कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर अब आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते समय कोई इनकम छूट जाए, कोई और सीरियस मिस्टेक हो जाए, तो आप एक एडिशनल फीस जमा करके 2 साल तक आप अपनी रिवाइज रिटर्न जमा कर दीजिए, और जो आपका नॉर्मल टैक्स बनता है उतना आप जमा कर दीजिए। इससे एक बहुत बड़ी क्रांति आएगी और बहुत बड़ा टैक्स कलेक्शन पर फर्क पड़ सकता है। तो ये सरकार ने बहुत बढ़िया कदम उठाया है। आपके 2 चीज़ें और थी जिनको मैं एड्रेस करना चाहता हूँ। एक, आपने अभी पूछा था कि एक डिजिटल करेंसी क्या है। ये क्रिप्टो करेंसी बेसिकली है क्या कि हमारे देश के बहुत सारे लोगों ने इस करेंसी में पैसा डाला हुआ है, जिसमें लीगल भी है और इलीगल भी है। पॉइंट टू बी नोटेड, लीगल भी है और इलीगल पैसा भी है। सरकार उसको रेगुलराइज करना चाहती है, उसको मॉनिटर करना चाहती थी, तो उन लोगों ने उन लोगों की लॉबी ने काफी विरोध किया। दिनेश जी, एक चीज आपसे क्लियर करना चाहूंगा, चूंकि आप क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे हैं, इसमें एक और प्रावधान की बात सरकार ने की है। वित्त मंत्रालय ने कहा है अगर नुकसान भी हुआ तो आपको टैक्स देना होगा। और एक और मेरा सवाल इससे एडिशन में है, वो ये है कि आखिर अगर आपके घर पे छापा पड़ा, आपके घर पर रेड पड़ी, तो कोई सेटलमेंट नहीं होगा। इसको आप साफ करिए दिनेश जी। जी जी, आपने तो विरोधियों की नस्सी दबा दी मनीष जी। अभी जितने बड़े बड़े टैक्स रेट के अंदर जितने बड़े बड़े कैश पकड़े गए, कहीं 200 करोड़ पकड़ा गया, कहीं 250 करोड़ पकड़ा गया, कहीं उससे भी ज़्यादा पकड़ा गया, तो बाद में लोग क्या करते थे, उसको वेरियस सोर्सेज से उसको मैनिपुलेट करके उस पर एक टैक्स चुका के उसको वापस ले लेते थे। अभी सरकार ने कहा कि जो टैक्स आपके घरों से बरामद होगा, अगर आपके पास कोई वेरिफिकेशन है, वो पूरा का पूरा टैक्स आपको, वो पूरा का पूरा कैश सरकार जब्त कर लेगी और बाद में उसमें लीगल प्रोसीडिंग्स चलती रहेंगी, वो पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। ये एक वेलकम स्टेप था, इंडस्ट्रीज की बहुत दिनों से डिमांड कर रही थी और ये होना चाहिए था, लेकिन कुछ सरकारों ने अपने निजी स्वार्थ की वजह से इसको 70 साल तक दबाए रखा। दूसरा आपका एक पॉइंट था कि डिजिटल पे विदाउट लॉस कंपनसेट की वो 30% टैक्सेस की व्यवस्था क्या है। वहां उन्होंने बताया है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मान लीजिए आज डिजिटल, आपको जान के आश्चर्य होगा कि आज एक क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू 50 लाख रुपए के आसपास है।
भाई इतना पैसा कौन लगा सकता है भारत जैसे देश के अंदर। तो जो लोग इसमें इस तरह के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सरकार के ना चाहने के बावजूद इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सरकार ने कहा है कि आपको उस पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पे माइनस करने के बाद 30% सीधा टैक्स देना है। अगर उसमें आपको उसका लॉस होता है तो वो लॉस माइनस नहीं करेंगे। सब मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि जो लोग हैं जो इसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं उन पर लगाम लगाने की, नकेल कसने की भी कोशिश है। एग्जैक्टली 100%। शुभेंदु जी 5 राज्यों में चुनाव है, क्या इस बजट को आप चुनावी बजट से कहीं जोड़ रहे हैं या आपको लग रहा है कि कहीं इससे मतलब नहीं है उसका? देखिए, हम चुनाव तो हर साल आते रहेंगे। हर साल मेरे को लगता है 2-3 स्टेट्स के चुनाव होते हैं और जब चुनाव होंगे तो हर साल हम ऐसा बजट लाएंगे, ऐसा नहीं है। ये बजट हम अच्छा लाने का हमेशा प्रयास करते रहे। आप देखिए, लास्ट ईयर हमारा 37 लाख करोड़ का टोटल एक्सपेंसेस का हम लोगों ने प्लान किया था। अभी 2 साल के इस कोरोना काल में भी हमने बढ़ाकर 42 लाख करोड़ किया है। मेरे को लगता है ये मोदी जी के अलावा कोई और नहीं कर सकता था। इसीलिए कहते हैं, चलिए मैं आपको बढ़ाई गई है। इससे अधोसंरचना के विकास के साथ साथ रोजगार के अवसर सृजित होंगे, राज्यों को भी ज्यादा धनराशि उपलब्ध कराने के अवसर प्रदान किए गए हैं और ये ज्यादा धनराशि अधोसंरचना के विकास में लगेगी तो वहां भी रोजगार के अवसर पैदा होंगे। मध्य प्रदेश को तो बड़ी सौगात मिली है। नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत कैन और बेतवा को जोड़ने पर 44,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि खर्च की जाएगी। बुंदेलखंड बदल जाएगा हमारा। यह किसानों की आय दुगना करने का बजट है। खेती को टेक्नोलॉजी से जोड़ा है, हाईटेक बना के कैसे टेक्नोलॉजी का लाभ किसान को मिले, इसका मार्ग प्रशस्त किया गया है। प्राकृतिक खेती लोगों के स्वास्थ्य को भी उत्तम बनाएगी और धरती का स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। यह आम आदमी का बजट है जिसमें गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों की जिंदगी में खुशहाली लाने का प्रयास किया गया है। इस बजट में नई शिक्षा नीति को जमीन पर लागू करने के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है और कोविड काल के बाद देश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है। शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे। आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लगातार सरकार के शान में कसीदे पढ़ रहे हैं। परवीन सिंघल साहब, एक चीज समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से सरकार ने यह ऐलान भी कर दिया है कि आरबीआई डिजिटल रुपया जारी करेगी, इससे हमारे देश को क्या फायदा होगा? हमारे देश को सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो हम लोग क्रिप्टो करेंसी की तरफ भागते थे, जो कि जिसका रेगुलेटर इंडिया में नहीं है, हम लोग जो काफ़ी गाड़ी कमाई इसमें लगा रहे थे, वो हम अपनी इंडियन रुपये में लगाएंगे, जिसका पूरा कंट्रोल इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में होगा। तो जो हमारा फंड है, जो कहते हैं भैंस की कमाई का फंड है, वो हमारे इंडिया में रहेगा, इंडिया के बाहर नहीं जाएगा। जो फंड इंडिया में रहेगा तो वो इंडिया के काम ही आएगा। तो ये जो एक अच्छा स्टेप है जो डिजिटल रुपये लाने जा रही है इंडिया के लिए, क्योंकि आजकल हमारी जो गवर्नमेंट है धीरे धीरे डिजिटल इंडिया की तरफ जा रही है और जब तक इंडियन डिजिटल रुपये नहीं आएगा तो हम क्रिप्टो करेंसी जैसे जो करेंसी है, इस तरह काफ़ी करेंसी हैं, तो उन पर हम लगाम कैसे लगाएंगे? गौरव गुप्ता, क्या ये डिजिटल करेंसी भारत की जो आरबीआई जारी करेगा वर्सेस क्रिप्टो करेंसीज को कह सकते हैं? यस मैम, क्रिप्टो करेंसी की वजह से काफ़ी इलीगल एक्टिविटीज़ भी होती थी। ये क्रिप्टो करेंसी का यूज इलीगल एक्टिविटीज़ में भी होता था। अब जब आरबीआई इसको रेगुलेट करेगा तो कोई भी ब्लैक मनी का भी इसमें स्कोप कम होगा लोगों के पास और डिजिटल करेंसी से लोगों का एकदम एक्चुअल पोजीशन इनकम टैक्स गवर्नमेंट को पता लग पाएगी। जी दिनेश अग्रवाल जी, एक चीज हमारे दर्शकों को जरा समझाइए कि जो डाकघर हैं उनको बैंकिंग के दायरे में लाने की सरकार ने प्लानिंग कर ली है, इस बजट में बातचीत की है, इससे आम लोगों को क्या फायदा होगा? बिल्कुल ठीक। इसमें क्या है, अभी तक जो हमारे डाकखाने थे, जो पोस्ट ऑफिस थे, बेसिकली ग्रामीण क्षेत्रों में उनके पास प्रॉपर वर्क ही नहीं था।
वो एक दो घंटे 3 घंटे लिए खुलते थे फिर बंद हो जाते थे। अभी सरकार ने क्या किया, उनको एक तरह से बैंक बना दिया। अभी आप क्या करते थे, बैंक जाते थे तो वहाँ काफ़ी भीड़ होती थी या उनके टाइम लिमिट्स थे। अभी आप वो भीड़ 2 जगह बट गई, तो अभी डाकखाने भी व्यस्त हो गए और बैंकों का भी भार हल्का हो गया। और एक उचित एक विकसित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए ये काफ़ी पुरानी मांग है जिसको सरकार ने पूरा किया है। आपने मुझे 2 चीज़ें और पूछी थी कि भाई आपने टैक्स में आपने कोई रिलीफ नहीं दिया। 5 राज्यों में चुनाव हैं, क्या मोदी के अलावा इस डिसीजन को कोई ले सकता था कि आपको चुनाव में एक नए पैसे का टैक्स रिलीफ नहीं दूंगा? लेकिन फिर भी जी बोलिए। लेकिन फिर भी आपने मोदी को इस परिप्रेक्ष्य में इस तरीके से जो निर्णय किया, ऐसे निर्णय सिर्फ 56 इंच वाला ही कर सकता है भाई साहब। दिनेश अग्रवाल जी, शुभेंदु जी के बगल में आप बैठे, मुझे लग रहा है आप भी बीजेपी के प्रवक्ता हो गए उनकी जगह। ये तो आम लोग हैं भाई, एक्सपर्ट लोग हैं। आपके पक्ष में बोल रहे हैं इसीलिए आप बोलेंगे। अच्छा, एक चीज LIC वाले पॉइंट को जरा क्लियर कर दूं। जी जी, जो देश की प्रॉफिटेबल कंपनीज हैं, जहां से प्रॉफिट आ रहा था, अभी क्या होता था, उनका सारा का सारा प्रॉफिट सरकार को चला जाता था। मोदी सरकार ने एक प्लान बनाया, जो देश की प्रॉफिटेबल यूनिट्स हैं उनमें क्यों ना पब्लिक की भागीदारी कर दी जाए। तो अभी क्या करेंगे कि जो सारा डिविडेंड सरकार के पास आता था, अभी मैं आपको दिनेश जी रोकना चाहूंगा, मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। अर्चना, जिस चीज का आप जिक्र कर रही थी, दिनेश जी ने पहले कहा था कि साहब मैं किसी पार्टी वार्टी से नहीं हूं, मैं तो सिर्फ अर्थशास्त्री हूं, एक्सपर्ट के तौर पर बैठ रहा हूं, इसीलिए उन्होंने पहले कह दिया था। आपको सीधे लिए चलते हैं, नितिन गडकरी साहब इस समय क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाता हूं। जिसमें रोप वे, केबल कार, पेनिकुलर रेलवे जो हमारे विभाग में है, जिसमें भी हमने हिमाचल प्रदेश के 16 प्रोजेक्ट्स हमारे विचाराधीन है। इसी साल हम 8 प्रोजेक्ट शुरू करेंगे और बड़े प्रमाण पर पहाड़ी क्षेत्र में है। इसके कारण ट्रांसपोर्ट की सुविधा होगी और ये ट्रांसपोर्ट पोल्यूशन फ्री होगा। और विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्र में हाइड्रो पावर होती है, कम रेट में इलेक्ट्रिक पावर पर यह जाएगा और इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने के कारण रोजगार निर्माण होंगे, नए भारत का निर्माण होगा। और एक प्रकार से जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होती तब तक एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल खड़ा नहीं होता। इसी बात को ध्यान में लेकर इसको सर्वोच्च प्राथमिकता वित्त मंत्री जी ने दी है। मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और आने वाला ये बजट विशेष रूप से ग्रीन इन्वायरमेंट की तरफ हमें लेके जाएगा। जो हमारी इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट 3 इंपॉर्टेंट पिलर है। इकोनॉमी के बारे में, इकोनॉमी की ग्रोथ भी होगी और जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण में कमी होगी। दूसरी ओर वेस्ट टू वेल्थ वाली आइडिया जो है, जो परेली जलाते थे वो पैलेट बनाएंगे और पावर में उसका यूज होगा पैलेट का। किसानों के लिए, किसानों के युवाओं के लिए, वहाँ के गांव के युवाओं के लिए नए रोजगार निर्माण होंगे। तो एक नए भारत का निर्माण करने का जो एक प्रधानमंत्री की सोच है, उसका दिशादर्शन इस बजट में हुआ है। और ये मुझे विश्वास है कि ग्रामीण भारत को, कृषि भारत को, 115 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट को और ट्राइबल ऐसे क्षेत्र में विशेष रूप से प्रगति की गति और बढ़ाएगा और हिंदुस्तान को आत्मनिर्भरता की तरफ लेके जाएगा। और इतना अच्छा बजट वित्त मंत्री ने दिया है, मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। वाकई में बहुत शानदार काम किया है इन्होंने, और जितनी तारीफ की जाए, जब आप और हम लोग सड़कों पर निकलते हैं, हाईवे पर निकलते हैं, तो वाकई में बहुत शानदार काम किया है। और आने वाले वक्त में नेशनल हाईवे तकरीबन 25,000 किलोमीटर तक और ज्यादा ये बढ़ाएंगे। यानी बजट पेश होने के बाद बाजार में गिरावट आई है। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दूं कि ये खबर आ रही है कि बजट पेश होने के बाद बाजार में गिरावट आई है। ये तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, लगातार हम बात भी कर रहे हैं कि बढ़त के बाद सेंसेक्स में 500 अंकों की गिरावट, एक बड़ी गिरावट है। अग्रवाल साहब, किस तरीके से देखते हैं आप इस गिरावट को? देखिए, बजट स्पीच जब शुरू होती है तो जरूरी नहीं कि मार्केट को वो बजट उसी समय समझ में आ जाए। अभी सेंसेक्स में 500 पॉइंट की गिरावट बहुत बड़ी बात नहीं है। ये नॉर्मली पिछले 3 महीने से, जब से FIS ने सेल शुरू की, FIS इतना बेच रहे हैं कि आप पूछिए मत। उसके बावजूद हो सकता है मार्केट कल या परसों में ये 500 से 700 पॉइंट ऊपर आपको प्लस में दिखे। तो इसलिए मार्केट का असर आते आते थोड़ा सा 3:30 बजे तक इंतजार कीजिए, हो सकता है प्लस में बंद हो। गौरव गुप्ता जी, सुबह जब मार्केट खुला था तो सेंसेक्स में भारी उछाल था और अब 500 अंकों की गिरावट। क्या मार्केट इस बजट को सपोर्ट नहीं कर रहा है, या ये आपको लगता है कि इतनी गिरावट सामान्य है? हाँ मैम, तो मार्केट बजट को सपोर्ट नहीं कर रहा है,
क्योंकि काफ़ी उम्मीदें थी, कुछ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए भी थी कि कुछ एग्जेम्पशन मिलेगी यहाँ पे। 1 लाख तक एग्जेम्प्ट है, उसको थोड़ा बढ़ाया जाए तो कुछ इसको सपोर्ट मिलेगा, और भी काफ़ी सारी उम्मीदें थी जो पूरी नहीं हुई इस बजट में। मैंने पहले ही कहा था कि ये बजट आपको टैक्स की छूट के लिए नहीं देखना चाहिए, ये आने वाले सालों के लिए बजट है। गवर्नमेंट को फंड्स की रिक्वायरमेंट है, और गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ कोविड वैक्सीनेशन के थ्रू और लगाए हैं इतने सारे, और इतना सारा खर्चा किया है, तो उसके लिए अब फंड्स की रिक्वायरमेंट है। करेक्ट कर दूं बीच में इसको, जब मार्केट खुला था सुबह तो बीच में 1000 पॉइंट प्लस हुआ था, लेकिन अभी घट के वो प्लस 500 रह गया है। तो आप ये नहीं कह सकते कि मार्केट घाटे में गया है। मैं अपने पीसीआर से कहूंगा कि एक बार जरा ट्रेन स्क्रीन पर लाए, ट्रेन का जिक्र हम कर लेते हैं। काफी देर हो गई, ट्रेनों का भी जिक्र कर लेते हैं, चूंकि सरकार ने कहा है कि 3 साल में 400 वंदे भारत ट्रेन लाई जाएंगी और 100 गतिशील कार्गो टर्मिनल बनेंगे। ये एक बड़ी उपलब्धि होगी जिसके जरिए तमाम जो देश के लोग हैं उसको फायदा मिलेगा, बहुत फायदा होगा। ये हम स्पेशल ग्राफिक्स के जरिए न्यूज इंडिया के दर्शकों को हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अगले 3 सालों में 400 वंदे भारत जो ट्रेन है उसको तैयार किया जाएगा। रेलवे सेक्टर में इसको बढ़ावा मिलेगा, इसके अलावा काफी ज्यादा फायदा होने वाला। शुभेंद्र अवस्थी जी, ये तो एक बड़ी राहत की बात है कि प्रधानमंत्री लगातार जिस तरीके से डिजिटल से लेकर पूरे देश को बदलने की जो कायापलट कर रहे हैं उसमें एक बड़ा इजाफा होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और देखिए ये जो पोस्टल और जो ये रेलवे, इसको भी कंबाइन करके हमारे, आपको देखिए हर गांव में एक पोस्ट ऑफिस था जो लगभग 70 सालों में कांग्रेस की सरकारों ने बनाया था। अब वो आज की डेट में हमको ऐसा लगता था कि ये एक ऐसा एसेट हो गया है, इसको कैसे रिवाइव किया जाए। तो मोदी जी ने उसको भी रिवाइव किया है, बैंकों को जोड़ा है, और बहुत सारी सर्विसेज जो हैं, जो डिलीवरी सर्विसेज हैं और सरकार की योजनाएं हैं, उसको भी पोस्टल ऑफिसर से जोड़ा है। मेरे को लगता है आने वाला समय पूरा डिजिटल भारत का है, और डिजिटल भारत ही विश्व में भारत को सबसे उच्च स्थान पे ले जाएगा, ऐसा मेरा सोचना है। जी प्रवीण जी, मेरा सवाल आपसे ये है, इस वक्त क्या ये कहा जाए जिस तरह से बाजार को अगर इंडिकेटर माना जाए कि बाजार में अगर उतार चढ़ाव, उछाल कूद जो मचता है उसको अगर इंडिकेटर माना जाए या दिशा मानी जाए प्रवीण जी, तो ये कहा जाए ये इकॉनमी को बूस्ट करने वाला नहीं, ये पॉपुलिस्ट बजट और लॉन्ग टर्म विजन वाला बजट है। अभी थोड़ा कहना जल्दबाजी होगा कि जैसे गौरव जी ने बताया कि इस सेक्टर को उम्मीद थी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कुछ छूट दी जाएगी या कुछ टैक्स की छूट दी जाएगी। उसकी वजह ये मामूली थोड़ा फ्लक्चुएशन है। ये आने वाले टाइम में जब लोगों को समझ में आएगा कि हमने क्या पाया है और लॉन्ग टर्म विजन समझ में आएगा, तो जो बाजार है अपना आप सुधरेगा। दूसरी बात ये, जैसे दिनेश जी ने कहा कि सुबह के मुकाबले सुबह 1000 सेंसेक्स बढ़ा था, अब 500 कम हुआ है, तो उस हिसाब से देखें नेट जो रिजल्ट है वो गेन ही है ना, माइनस तो नहीं, माइनस सुबह के मुकाबले। तो अभी इसका ये कहना जल्दबाजी होगा कि मार्केट ने बजट को एक्सेप्ट नहीं किया। क्या गौरव जी मार्केट बंद होने तक हमको इंतजार करना होगा, उसके बाद ही हम तय कर पाएंगे कि बजट किस तरह से, what is the ability to deliver healthcare and all that, it will help a long way, it will go a long way. And the third thing was the mental health portal. So mental health portal is true that during this pandemic that a lot of people have suffered hugely in their mental health, and that will definitely help. But beyond that, none of the other issues was addressed in this budget right now. The basic thing being that if you divide it up, there are 3-4 things that need to be actually moved forward. So the finance minister did mention that we have a robust system now because we survived the pandemic and it's become strong and all that. It is true, but the basic thing is it does not mean that it is robust or is it future ready. We have to be very well prepared for these kind of events happening again and again. I mean, that's the nature of the environment today. So, what are the one things? A robust infrastructure. Infrastructure is there. It needs to be enhanced. It needs to be renewed. So, what is stressed is that there is need for high-end tertiary care hospitals to deal with pandemics like this, where they have some very serious consequences. At the ground level, the smaller hospitals can handle, but you saw what happened in the second wave, and even now, not to that great a degree, but to some degree, that there are enough patients in the ICU who need very sophisticated care. So, if that be so, we need to establish this across the country.
Healthcare has now been established as an essential for survival of any country. And the countries that were weak in their system actually almost collapsed. I mean, we were in trouble last time also. So the point basically is that we need to be able to enhance that. One, in the metros or in the quaternary care hospitals like we have in Vedanta, you need financing at a national priority level. Because we need to upgrade the services, we need to expand new technologies, also do research, so that we can be more. डॉक्टर नरेश त्रेहान को आप सुन रहे थे, बता रहे थे कि किस तरीके से पैंडेमिक में लगातार देश ने काफी ज्यादा आगे बढ़ा, चूंकि कोरोना की जो लहर थी वो काफी ज्यादा थी। अपने देश को बताना चाहता हूं कि क्या सस्ता हुआ, वहां अपने आपके स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, कपड़ा सस्ता हुआ है, इसके अलावा चमड़े का सामान भी सस्ता हुआ है। मनीष जी जी देखिए, जिस बात का जिक्र मैंने प्रवीण जी से भी किया था और इसमें भी किया था, मुझे ऐसा लगता है सरफराज जी, पहले मैं डॉक्टर नरेश त्रेहान की बात पर जाऊं। नरेश त्रेहान जो कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के सदस्य हैं और उन्होंने हेल्थ केयर को लेकर थोड़े उनके बोलने में एक निराशाजनक एक पेसिमिज्म दिखाई दे रहा था, सुनाई दे रहा था चेहरे पर। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो बात की जानी चाहिए थी, इस तरह की महामारी को लेकर हमारी क्या तैयारियां होती है, उन्होंने कहा है कि ये अभी पूरी तरह से नहीं गई है, इस तरह की आहट आगे भी आ सकती है। तो उस तैयारी को लेकर, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर नरेश त्रेहान ये कह रहे थे, और मैं जितना समझ पाया जो वो कहना चाह रहे थे, मुझे नहीं लगता कि हेल्थ केयर को लेकर जो इस बजट में प्रावधान किया गया है अर्चना, उससे वो संतुष्ट नजर आए। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने 3 बातों का जिक्र किया, इनहैंस, एडवांस और रिन्यू। उन्होंने कहा रोबस्ट सिस्टम है, ये वित्त मंत्री ने कहा, लेकिन ऐसे पेंडेमिक से निपटने के लिए हमें अपने सिस्टम को और इनहैंस करना होगा, उसको और एडवांस करना होगा, साथ ही साथ रिन्यू भी करना होगा, जिसके लिए बजट की जरूरत होगी। लेकिन इसका कहीं भी जिक्र नहीं किया गया और नरेश त्रेहान इसको लेकर कहीं ना कहीं असंतुष्ट और थोड़े से निराश भी नजर आए, क्योंकि पेंडेमिक जो दूसरी लहर खासतौर पर आई थी कोरोना की, उसमें जिस तरह की स्वास्थ्य सुविधाओं की जरूरत थी, उन्होंने जिक्र किया छोटे हॉस्पिटल्स का। उन्होंने कहा हमने देखा कि क्या आलम था, इसीलिए भी बहुत काम किए जाने की जरूरत है स्वास्थ्य सेक्टर में इस तरह के पेंडेमिक से निपटने के लिए, और उसका जिक्र कहीं भी नहीं था। शुभेंदु जी, क्या ये कमी आप भी इस बजट में देखते हैं? देखिए, मैं बार बार ये कहना चाहता हूँ कि ये राष्ट्रीय बजट है और जिस तरीके के हॉस्पिटल्स की बात कर रहे हैं, ये और छोटे छोटे हॉस्पिटल्स होने चाहिए। स्टेट लेवल पे ये बहुत बड़ा काम हो रहा है और हेल्थ का विषय, जिस विषय पर उन्होंने कहा, देखिए जो वैक्सीनेशन बनानी थी, दवाई बनाना था और ओवरऑल किस तरीके से हेल्थ मिशन चलेगा, उस पर तो आज सीतारमन जी ने कहा ही है, उसको मेंटेन रखा गया है। परंतु जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है वो स्टेट के सब्जेक्ट है, इसलिए इस बजट में बहुत ज़्यादा उसके ऊपर बोलना भी ठीक नहीं होगा। महामारी कभी भी स्टेट सब्जेक्ट नहीं रह जाता शुभेंदु जी, आपको भी पता है, महामारी का दौर जब होता है दैट बिकम्स अ सेंट्रल सब्जेक्ट। और ऐसी सूरत में वित्त वर्ष के लेकर अगर आम बजट आ रहा है तो उसमें स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बातें, आपका कहना सही है कि विश्लेषण इसका अलग अलग तरीके से किया जाएगा, लेकिन शाम होते होते साफ होगा। स्वास्थ्य के सेक्टर को लेकर नरेश त्रेहान के चेहरे पर खुशी नहीं दिखाई दे रही थी। बहरहाल हम आएंगे आपके पास। भाई सरफराज, आपने कहा चमड़ा और कपड़ा सस्ता हुआ है। जी हाँ, चमड़ा और कपड़ा अगर सस्ता हुआ है तो इसको लेकर आपको ये देखना होगा कंजम्पशन, डिमांड और उसके साथ साथ आमदनी। कपड़ा खरीदने आप तब जाएंगे जब बाजार में जेब में आपके पैसे होंगे, तो आमदनी कितनी बड़ी? प्रवीण जी। नहीं, ये बात तो सही है कि जब पैसे जेब में होगा तभी हम खरीदारी करने जाएंगे। लेकिन अगर मैंने जब पहले बता रहा था मैं आपको कि जो हमारी सरकार है ये हम लोगों के लिए कर्मचारी है, उसका पैसा कहाँ से आएगा? मतलब जब बजट हमारा डेफिसिट का आता है, जो भी हम प्रावधान करने पड़ेंगे, छूट देनी पड़ेंगी, एक जैसे पैसे निकालेंगे दूसरी जेब में डाल देंगे, बात तो वहीं की वहीं रह गई। या तो हम जैसे हम IPO ला रहे हैं, हम डी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो पैसे के लिए कर रहे हैं ना। अब 2 तरीके से होंगे, या तो टैक्स लगाएंगे या करों में छूट देंगे, या IPO लाएंगे या डी इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इस वजह से आप क्या कहना भी सही है कि जेब में पैसा नहीं होगा, लेकिन अगर टैक्स लगाया जाएगा तो जेब में पैसा और चला जाएगा। जी, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि डिजिटल का युग है, मोबाइल फोन काफी ज्यादा लोगों के पास, अब तो चार्जर भी खरीदने के लिए अलग से पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन वित्त मंत्री ने कहा है कि चार्जर सस्ते होंगे लेकिन फोन सस्ते नहीं होंगे। क्यों? अग्रवाल साहब, आप तो मुस्कुरा रहे हैं। और इसके अलावा आर्टिफिशियल जो महिलाएं गहने पहनती हैं वो भी महंगे होंगे। छतरियां
जो बारिश में भीगते हैं लोग, आप और हम, वो भी महंगी कर दी गई हैं। तो ये लोगों को कहीं ना कहीं राहत की उम्मीद थी यार कि ये तो छोटी छोटी चीजें, इसको सरकार माफ कर देगी। नहीं नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, इतने बड़े बजट में अगर ये 2-4 पॉइंटों को अगर आप कमी मानते हैं तो मेरे हिसाब से बजट अच्छा है। अगर ये छोटी छोटी छतरियों पे पैसे बढ़ गए या आर्टिफिशियल ज्वेलरी पे पैसे बढ़ गए, बहुत बड़ी चिंता वाला विषय नहीं है। ये एक संतुलित बजट है। आप इसको इस तरह से इसको किसी को आलोचना करनी है तो इन बिंदुओं पर कर सकते हैं। गौरव जी, जिस तरह से घोषणा की गई कि 1 साल में 25,000 किलोमीटर का हाईवे बनेगा, ये किस तरह से मददगार होगा और इसको आप किस तरह से देखते हैं अर्थव्यवस्था से जोड़ के? ये काफ़ी मददगार होगा। हाईवे से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो अभी काफ़ी आती है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर या मटेरियल इधर से उधर जाने के लिए, जब इतने हाईवे बन जाएगा तो वो कॉस्ट कहीं ना कहीं इससे कम होगी। तो इससे कहीं ना कहीं महंगाई भी कम होगी, क्योंकि एंड बर्डन तो कंज्यूमर को ही पे करना होता है। तो ये हाईवे का डिसीजन काफ़ी अच्छा है इस मायने से। जी, हाईवे का डिसीजन अच्छा है। विकास के हाईवे को लेकर ये भी कहा जाता है कि रोजगार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट डेवलप होगा। दिनेश जी, ये एम्प्लॉयमेंट की जो बात है, बेरोजगारी एक ऐसी विभीषा के रूप में, दानव के रूप में सामने खड़ी है, जिसको लेकर पिछले दिनों हमने देखा कि बिहार में किस तरह से परेशान, त्रस्त, लाचार, बेबस छात्र सड़क पर निकल आए, रेल ट्रैक पर निकल आए, देश की संपत्ति को हानि पहुंचाई। ऐसे में इस तरह के विकास कामों के जरिए क्या सरकार ये भी कह देगी कि हमने रोजगार के तमाम अवसरों को भी पैदा किया है? मनीष जी, आपने बिल्कुल सही जगह चोट की है। मैं काफ़ी देर से सोच भी रहा था कि मनीष जी ने अपनी अभी तक इतने महत्वपूर्ण विषय पे चोट करने में देर कैसे कर दी। आज बेरोजगारी पे थोड़ी बात हो जाए आपके साथ। देखिए, बेरोजगारी को आप 2-3 परिप्रेक्ष्यों में देखिए। पहला परिप्रेक्ष्य, जहाँ एक तरफ हम बहुत सारी छूटों के लिए डिमांड करते हैं तो सरकार इंडस्ट्री कहाँ से लगाए। दूसरी तरफ अगर आप 2 पैसे का टैक्स ज़्यादा लगा दें तो आप शोर मचाते हैं। तीसरी तरफ, आपने कभी ये सोचा है कि आज आपके पास 100 करोड़ की जनसंख्या है और आपके पास 10 करोड़ की इंडस्ट्री है, तो आपको रोजगार ज़्यादा मिलेगा। अगर आपके पास अब एक अवैध जनसंख्या आपके देश में बढ़ती जाए, आपकी 100 करोड़ वैध और 35 करोड़ अवैध जनसंख्या होती जाए, फिर आपके देश की बेरोजगारी का क्या हाल होगा? क्या कभी हमने इस विषय में बात की है? क्या कभी पॉलिटिकल पार्टी ने इस विषय में डिबेट की है? नहीं। क्यों मनीष जी? जी, ऐसा नहीं है कि डिबेट नहीं हुआ। जब भी ऐसे मसले आते हैं तो निश्चित तौर पर आपके बाजू जो बैठे हैं, सरकार के नुमाइंदे, प्रवक्ता, पार्टी के प्रवक्ता जिनकी देश में सरकार है, इन्हीं को बुलाकर हम लोग पूछते हैं। लेकिन हमारा काम केवल पूछना है, सवाल करना है, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। हम तो मांगे मानवता की खैर। दिनेश जी। जी सर, आपने बिल्कुल सही चोट की। आपने इनकी शायद ठीक से क्लास ली नहीं। कभी भी भाजपा वाले भी नहीं बोलते कि भाई ये अवैध जनसंख्या को हटाओ तो आपको रोजगार मिले, आपकी महंगाई कम हो। नहीं, इस विषय पे बात नहीं करते। जिस दिन बजट आता है या जब आपके चुनाव होते हैं तब हम बेरोजगारी पे बात करते हैं और महंगाई पे बात करते हैं। इसके असल मुद्दों पे तो जाइए एक बार। अगर प्रवीण जी, आपको लगता है ये जॉब क्रिएटर बजट है? स्टार्टअप्स को किक मिलेगी, एमएसएमई सेक्टर को बूस्ट मिलेगा? प्रवीण सिंघल। हाँ, मैं एमएसएमई बूस्ट मिलेगा। एक तो उन्होंने जो गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली थी कोविड लोन के लिए, उसको 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है, क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्री है, एमएससी वगैरह हैं, लोन उनका डेड हो रहे हैं, वो लोन का रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से लोन उनके एनपी होने जा रहे थे। उनको रिलीफ देने के लिए 10% से लेकर 20% तक की लोन की स्कीम निकाली गई थी, उसको उन्होंने 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। जब एमएसएमई को फंड मिलेगा वो ग्रो करेंगे, जब ग्रो करेंगे तो जॉब क्रिएट होंगी। और दूसरा, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ावा दिया जा रहा है, जैसे 25,000 किलोमीटर की सड़क बनाई जाएगी, इसमें भी जो पैसा लगेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा और नई जॉब क्रिएट होंगी। तो मैं मानता हूँ ये जो बजट है ये जॉब क्रिएटर बजट है। जी अवस्थी जी, सरकार ने और देश में जिस तरीके से बजट हुआ है, चलिए चिराग पासवान को सुन लेते हैं, उसके बाद आपके पास आऊंगा। मुझे लगता है कि ये बहुत फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है कि आपने डिजिटल करेंसी को इस बजट में रिकॉग्नाइज किया गया है। कैसे आप देखते हैं इस पूरे बजट को? अगर नंबर वाइज मैं पूछूं, ओवरऑल मैं देखूं, मैं कहूंगा ईमानदारी से कि मौजूदा परिस्थिति को, बहरहाल और भी इसमें काफ़ी चीज़ें बेहतर हो सकती थी। जो उम्मीदें की जा रही थी कि टैक्स रिलैक्सेशन आएगा, कुछ और रियायतें होंगी, बहुत और चीज़ें हो सकती थी, पर मैं बार बार इस बात को दोहराऊंगा कि इस चीज़ को हम लोग को ध्यान रखने की जरूरत है कि 3 साल से देश जिन हालातों से गुजर रहा है, उसके बावजूद अगर एक ऐसा बजट पेश हो रहा है तो ये अपने में काबिल तारीफ है। थैंक यू भाई। चलिए, चिराग पासवान कम से कम तारीफ करते नजर आ रहे हैं। शुभेंदु जी,
आपकी तो तारीफ कर रहे हैं, भले ही सरकार में नहीं है, लेकिन देश में आईटी सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर को काफी ज्यादा बढ़ावा दिया गया है इस बजट में। देखिए, जो आज की डिमांड है, आज का जो समाज है, आज का जो राष्ट्र का निर्माण हो रहा है, इसमें प्राइवेट सेक्टर्स और उसमें फिर आईटी, इसका एक बड़ा योगदान है। उसके लिए भी कहा गया, अभी मैं आपकी बात भी सुन रहा था, बेरोजगारी की बात चल रही थी, जनसंख्या की बात चल रही थी। गंगा के किनारे 5 किलोमीटर चौड़ा कॉरिडोर बनाएंगे, 2510 किलोमीटर लंबी है गंगा। इन्होंने एस्टीमेट तक नहीं लगाया कि पैसा कितना खर्च होगा, और एक रास्ता निकाल लिया 25 साल का। एक तो ये नींव रखी थी 25 साल की, तो 25 साल बाद देखना, 25 में 4 आएगी तब देखेंगे। अभी क्या तुम पहली साल उम्मीद करते हो उससे? इंफ्रास्ट्रक्चर को, किसानों को, युवाओं को कुछ भी नहीं। रोजगार 2 करोड़ बेरोजगार हो चुके हैं नोटबंदी से लेके लॉकडाउन तक। उनको रिहेबिलिट किया, एक को भी किसी को नौकरी दी दोबारा? क्या देंगे नौकरी? स्वास्थ्य स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन, आपको लगता है स्वास्थ्य में कुछ मिला? स्वास्थ्य में कुछ नहीं मिला, झूठा है बिल्कुल ये कहा गया। जी अवस्थी जी, अपनी बात पूरी कहिए। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, हमारे पास कुछ पैसे हैं और उसको खर्च करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। युवाओं को नौकरी भी देनी है। जब युवाओं को नौकरी देनी होती है तो हम ये कहते हैं कि जो लोग दूसरी जगहों से अवैध रूप में भारत में आए हैं, तब यही हमारी पॉलिटिकल पार्टी, जो अभी आप सुन रहे थे, जो आपके हमारे अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं, वो कहते हैं भैया सीएए मत लाना, हम इसके सपोर्ट में नहीं है, हम एनपीआर मत लाना, एनआरसी मत लाना। अरे भाई, कहीं ना कहीं से जो लोग अवैध भारत के ऊपर आ रहे हैं उनको रोका जाएगा। दूसरी चीज, अभी यही लोग कह रहे थे कि हमारे मिडिल क्लास को कुछ नहीं दिया गया। अरे भाई, जब हमने कहा कि जो लोग वैक्सीन लगा सकते हैं अपने पैसे से, उनसे तो पैसे ले लिए जाए, तब यही सड़कों पे चिल्ला रहे थे नहीं फ्री में दे दो, फ्री में दे दो। क्या आप लोग डरते हैं? क्या सीए लाना था, आप ले आए, एनआरसी क्यों नहीं ले आते? जब उन्होंने कहा फ्री में देने से उनको परेशानी हुई, जब पैसे लेने, लेकिन अगर सरकार को लगता था कि ये जरूरी है, जो लोग दे सकते हैं उन्हें देना चाहिए, तो ऐसे नियम क्यों नहीं लाए गए? क्या आप विपक्ष से डर के काम करते हैं क्या? अर्चना जी, डरते होते तो ये मोदी नहीं होते। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि हमने फिर भी ये सोचा कि ये पैंडेमिक काल है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन लोगों के पास पैसा है और किसके पास पैसा नहीं है। एक बार सबको दे दो। और आप समझिए, 37 लाख करोड़ के बजट में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का अनाज लोगों को घर तक पहुंचाया है। पहले की सरकारों में ठीक है, लोग बीमारी से कम मरते थे, भूख से ज्यादा मरते थे। अब की बार किसी को मरने नहीं दिया भूख से भी। मनीष भाई, फाइनल कमेंट, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। जी हाँ, सरफराज जी, अर्चना, दिनेश अग्रवाल जी, शुभेंदु अवस्थी जी, प्रवीण सिंघल जी और गौरव गुप्ता जी, आप लोग आए और आपने बात कही कि बजट बहुत बेहतर है। जी हाँ, पक्ष कहेगा कि यह समावेशी है, ये व्यवहारिक है, विपक्ष निश्चित नुक्स निकालेगा। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, दिन भर न्यूज इंडिया पर आप बजट से जुड़े हुए विश्लेषण लगातार देखते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।